YouTube channel Nursing Way. Before starting video, firstly subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. Today I am going to discuss about hemorrhoid. This is GI problem. What is hemorrhoid? Hemorrhoid are vascular masses and the lower rectum or anus that have become loosened from connective tissue as a result of congestion and a vein of the hemorrhoidal plexus. Externally, hemorrhoid appear outside the external, whereas the internal hemorrhoid appear above the internal sphincter. हेमरॉयड कंडीशन क्या है कि एक बवासीर होती है। इसमें क्या होता है कि वस्कुलर मास होता है, जो वस्कुलर मास होता है उसमें ब्लीड होता है, वो ब्लीडिंग के साथ भरा हुआ होता है, थैली होती है एक छोटी सी। कहाँ पर होती है? इन द लोअर रेक्टम, जहाँ से स्टूल पास होती है, रेक्टम और एनस, उसके लोअर पार्ट पर ये प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। डेट हैव बिकम लूजन, ये काफ़ी लूजन होती है, फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू से ये कंटेन होती है। इसमें क्या होता है कि हेमरॉइडल जो प्लक्सिस होती हैं उसकी वेन कंजेशन हो जाती है, मीन्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, तो पेशेंट को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर तो एक्सटर्नली हेमरॉइड हो, मीन्स एक्सटर्नल पर हो, तो हम उसे बोलते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड। अगर इनर साइड हो, इनर स्पिंचर पे हो, तो हम उसे बोलते हैं इंटरनल हेमरॉइड। नेक्स्ट इट्स पैथोफिजियोलॉजी, मीन्स कि ये डिसीज़ कंडीशन कैसे अक्कर होती है पेशेंट में, और इटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स इसके क्या कारण है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्यों ये होती है, क्या कारण है कि प्रेगनेंसी में हेमरॉइड की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि फीटल का जो साइज़ डे बाय डे इंक्रीज़ होता है, और इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे कि यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होगा, वो प्रेशराइज करेगा पेशेंट। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसको कॉन्स्टिपेशन काफ़ी रहती है। इसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ भी हेमरॉइडल की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स ब्लीडिंग, बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, अगर कोई ज़्यादा टाइम तक सिट रहे, मीन्स बैठा रहे, तो या स्टैंडिंग पोजीशन पर रहे, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं, मसल की टोन होती है वो लूजन हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तब ये पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एट स्टूल, जब कोई डेफिकेट करता है, स्टूल पास करता है, तो काफ़ी प्रेशराइज कंडीशन में करता है। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होगा कि काफ़ी स्ट्रेन पड़ेगा, उसके जो मसल्स होते हैं, स्पिंचर होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, उस पर काफ़ी ज़्यादा क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो पेशेंट को ये हेमरॉइडल की प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, अगर किसी को काफ़ी लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब भी हो सकता है ऐसे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या, पेशेंट काफ़ी प्रेशराइज कंडीशन में स्टूल पास करेगा, तो उसके साथ एनल फिशर बन जाएंगे और हेमरॉइडल की पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, मीन्स ब्लीडिंग भी हो सकती है। उसके साथ डायरिया, अगर पेशेंट को बार बार डायरिया हो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एनल इन्फेक्शन, अगर एनल रीजन में इन्फेक्शन हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन बॉडी में एंटर किया, तब भी ये पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन के साथ वहाँ पर लीजन्स हो सकते हैं और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। नेक्स्ट इज रेक्टल सर्जरी, अगर किसी की रेक्टल सर्जरी हुई हो, मीन्स उसके जो कई बार क्या होता है कि रेक्टल सर्जरी के साथ काफ़ी वीकनेस आ जाती है, जो स्पिंचर होते हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को। उसके जो मसल टोन है वो काफ़ी वीक हो जाती है, मसल टोन प्रॉपरली प्रेशराइज नहीं कंडीशन होती उसकी, तो इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट को हेमरॉइडल की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट इज एपिजोटमी, ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है कि एपिजोटमी कट देते हैं पेशेंट को, उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट को हेमरॉइडल की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स बवासीर की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है, ब्लीडिंग होगी इसमें। नेक्स्ट इज हेरिडिटरी प्रॉब्लम के साथ भी हो सकता है। हेरिडिटरी फैक्टर क्या है कि अगर इसमें जीन्स जो है ट्रांसमिट होते हैं मदर से उसके बेबी तक, मीन्स ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो ये ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अल्कोहलिज्म, अगर कोई बहुत टाइम तक अल्कोहल ले रहा है तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है हेमरॉइड की। नेक्स्ट इज पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर बीपी हाई रहेगा तो वेन पर प्रेशर होगा, तो जो वेन होती है वो ब्लीड करने लग पड़ती है इसमें।
लिवर सिरोसिस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लिवर सिरोसिस क्या होती है, कंडीशन काफ़ी सीवियर इसमें प्रॉब्लम होती है। जो लिवर होता है वो काफ़ी डैमेज होता है, इसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है हेमरॉयड की। नेक्स्ट, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कफिंग हो, बार बार कफ हो, स्नीजिंग हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, पेशेंट को प्रेशर की बॉडी पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो उसके साथ क्या होगा, जो मसल टोन होती है लोअर बॉडी की वो डिस्टर्ब हो सकती है। वॉमिटिंग के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। वॉमिटिंग में पेशेंट बार बार वॉमिट करेगा, उसके एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज मसल टोन। जो मसल टोन होती है अगर लूज हो जाए ड्यू टू दी ओल्ड एज, जो ओल्ड एज में होते हैं उनकी क्या होती है, बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है। जो मसल टोन होते हैं वो, उसकी जो लचक होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है, इसके साथ भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ फाइबर डाइट। अगर कोई पेशेंट अपनी डाइट में फाइबर नहीं ले रहा, मीन्स जो रेशेदार सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, वो अपनी डाइट में ऐड नहीं करता, तब भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा वाटर की कंसिस्टेंसी होती है। इसके साथ क्या होगा कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, मगर अगर कोई डाइट नहीं ले रहा प्रॉपरली, फाइबर रिच डाइट नहीं लेगा, तो उसके बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगी। कॉन्स्टिपेशन के साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उसके एब्डोमेन पर, और पेशेंट को हेमरॉइडल की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स ब्लीडिंग हो सकती है। पेशेंट को इंटरनली एंड एक्सटर्नली हेमरॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर कॉज इंट्रोजमेंट इन द वस्कुलर टिश्यू लाइनिंग ऑफ द एनल कैनाल। समटाइम क्या होता है कि जो एनल कैनाल की लाइनिंग होती है, मीन्स जो इंटरनल लाइनिंग होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटर एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है, किसी भी कारण कॉन्स्टिपेशन के साथ भी हो सकता है, तो वो वहाँ पर लीजन हो सकते हैं, ता करके पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है। थर्ड वन इज लूजनिंग ऑफ वेसल्स फ्रॉम सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू अकर विद प्रोट्रूजन और प्रोलैप्स इनटू द एनल कैनाल। क्या होता है इसमें, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वेसल्स होती हैं उसके जो सराउंडिंग, यानी कि एनल कैनाल के सराउंडिंग जितनी भी वेसल्स होती हैं, समटाइम क्या होता है कि उसके सराउंडिंग जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो प्रोट्रूड कर जाते हैं और प्रोलैप्स कर जाते हैं इनटू द एनल कैनाल। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पेशेंट को इसमें सेंसेशन होगी इनकम्प्लीट फीकल इवैक्यूएशन की, कि पेशेंट को ऐसे लगेगा कि उसने स्टूल पास नहीं की, बार बार पेशेंट को ये प्रॉब्लम होगी, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार। सेकेंड वन इज विजिबल इफ एक्सटर्नल एंड प्रोलैप्स मास। अगर पेशेंट को हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, तो वो बाहर से हेमरॉइड विजिबल होगी। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, इंचिंग होगी, पेशेंट को इरिटेशन होगी, ब्लीडिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन। अगर पेशेंट स्टूल पास करेगा तो एवरी टाइम पेशेंट को ब्लीड होगी। जो ब्लीडिंग का कलर है वो काफ़ी ब्राइट रेड हो सकता है। स्टूल ड्यू टू इंजरी टू म्यूकोजा। म्यूकोजा में इंजरी हो सकती है स्टूल पास करने से उसे। इन्फेक्शन और अल्सरेशन प्रोसेस होगा। अल्सरेशन मीन्स उसके वूंड बन सकते हैं। म्यूकस डिस्चार्ज होगा पेशेंट में। पस फॉर्मेशन हो सकती है। और हम जब नोटिस करते हैं तो पेशेंट को इसमें एक्सटर्नल हेमरॉइड में पेन फील होगी और सडन रेक्टल पेन हो सकती है पेशेंट को। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिससे हम पेशेंट का डायग्नोज फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, मीन्स ये साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, तो पेशेंट को हेमरॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो एक्सटर्नली हो और इंटरनली हो। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। हिस्ट्री एंड इवेल्युएशन बाय एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड द यूज ऑफ एन एनोस्कोप और प्रोटोस्कोप। पेशेंट की प्रॉपरली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट में पास हिस्ट्री पेशेंट की पूछ सकते हैं हम। इसमें हेरिडिटरी प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को ये ट्रांसमिट तो नहीं हुई अपने फादर मदर से जीन्स के थ्रू। विजुलाइज करेंगे, मीन्स हम पेशेंट को इसमें विजुलाइजेशन करके देखेंगे कि पेशेंट की जो हेमरॉइडल की प्रॉब्लम है वो हम कर सकते हैं। एनोस्कोप और प्रोटोस्कोप जो होता है उस स्कोपी करके पेशेंट की प्रॉपरली डायग्नोस्टिक फाइंडेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेरियम अनीमा। बेरियम अनीमा और सिग्मोइडस्कोपी के साथ हम रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट की जो क्लॉनिक लीजन बनी है वो किस कारण बनी है, जो रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट की वो क्यों हो रही है बार बार। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को हेमरॉइडल की प्रॉब्लम है तो हम कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। मेडिकल bowel habit should be regulated with non-irritating stool softener and high fiber diet keeps stool soft।
पेशेंट को हम एजुकेट कर सकते हैं कि हाई फाइबर डाइट ले। हाई फाइबर डाइट में काफ़ी ज़्यादा वाटर की कंसिस्टेंसी होती है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा पानी होता है उसमें। उसके साथ क्या होगा कि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। पेशेंट को लूज स्टूल होगी। लूज स्टूल के कारण क्या होगा, अगर पेशेंट को स्टूल जो सॉफ्ट हो जाएगी तो पेशेंट को प्रेशर नहीं पड़ेगा उसके स्पिंचर पर, इंटरनल और एक्सटर्नल पे। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट वार्म स्टेज बाथ टू ईज पेन। हम इसमें पेशेंट की पेन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार वार्म स्टेज बाथ देंगे। इसमें क्या होता है कि एक बाल होती है, बेसिन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे वाटर। जो वाटर होता है वो इसमें वाटर ऐड करेंगे, वो वार्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीन्स ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए। उस बेसिन में पेशेंट को हम बैठने के लिए बोलेंगे। कितने टाइम के लिए? 20 मिनट्स के लिए बोल सकते हैं। जब मोर देन अगर पेशेंट टॉलरेट करता है तो हम हाफ एन आवर तक पेशेंट को टब में बिठा कर रखेंगे। इसके साथ क्या होगा कि जो मसल टोन होती है लोअर एरिया की, एनल की, उसके साथ क्या होगा कि वो ठीक हो जाएगी। मसल टोन ठीक होगी तो पेशेंट को बार बार हेमोरॉइडल की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी पेशेंट को, और हेमोरॉइड की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है स्टिच बाथ्स के साथ, मीन्स वार्म वाटर बाथ कराएंगे पेशेंट का। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ सूदिंग एनल सपोजिटरी 2 to 3 टाइम अ डेली। एनल सपोजिटरी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को ताकि जो स्टूल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। एप्लीकेशन ऑफ विच हैजर्ड कंप्रेस फॉर कंफर्ट। पेशेंट को एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे ऐसी कि ताकि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट हो। कंट्रोल ऑफ ईचिंग बाय इम्प्रूविंग हाइजीन। पेशेंट की हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। इसमें क्या है कि पेशेंट को हैंड वॉशिंग के प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, जो 7 स्टेप होते हैं उसके बारे में एजुकेट करेंगे पेशेंट को। और इसमें पेशेंट जो अपनी वियर करता है जितने भी अपनी क्लोथ्स, उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप करेंगे ताकि पेशेंट को ईचिंग की प्रॉब्लम ना हो। और पेशेंट के जो एनल एरिया है उसको हम मॉइस्चराइजेशन से कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर मॉइस्चराइजेशन होगी तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसलिए एनल एरिया को ड्राई रखने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। एजुकेट कर सकते हैं उसके रिलेटिव्स को, और पेशेंट को भी हम एजुकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट यूज टॉपिकल एनेस्थेटिक क्रॉनिकली ऑन हेमरॉइड और फेशियल बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी। पेशेंट को जो टॉपिकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उसको अवॉइड करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन हो सकती है। मैनुअल रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल हेमरॉइड इफ प्रोलैप्स। पेशेंट को मैनुअल रिडक्शन करेंगे ताकि पेशेंट हम इसमें देख सकें कि प्रोलैप्स की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई बॉर्गन जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड तो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज कायो डिस्ट्रक्शन फ्रीजिंग ऑफ हेमरॉइड। जो हेमरॉइड होता है उसको फ्रीज कर सकते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। इसमें हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि अगर आपको पेन हो रही है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें, मीन्स डॉक्टर के साथ कंसर्न करें। सम पेशेंट हैव फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फॉर अबाउट अ वीक टू 10 days। एक वीक से ज़्यादा 10 days तक उसको फाउल स्मेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्चार्ज हो रहा है बार बार, उसमें फाउल स्मेलिंग मीन्स गंदी स्मेल आ सकती है। आफ्टर दी क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में क्या होता है? फ्रीजिंग ऑफ दी हेमरॉइड। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी में बी इंडिकेटेड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। सर्जरी हम किन कंडीशन में कर सकते हैं पेशेंट की? अगर पेशेंट को प्रोलॉन्ग मीन्स कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है, तो पेशेंट इमीडिएटली हम सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। डिसेबलिंग पेन, अगर पेन टॉलरेट नहीं हो रही, इस कंडीशन में भी हम सर्जरी प्लान करते हैं। इनटॉलरेंट ईचिंग, जो ईचिंग हो रही है वो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तब भी हम सर्जरी कर सकते हैं। जनरल अनरिलीव्ड डिस्कम्फर्ट, पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट लेवल है, मीन्स बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम सर्जिकल कंडीशन में इसमें सर्जरी प्लान कर सकते हैं। देन सेकेंड, ligation with a rubber band is treated of choice. A large endoscope is used. The apex of the external hemorrhoid is grabbed and drawn through a double sleeve cylinder. Elastic band is loaded on the internal cylinder and released by a trigger device, so band encircles the base of hemorrhoid. इसमें क्या करते हैं, जो हेमरॉइड होता है अगर वो एक्सटर्नली है तो हम उसे टाइटली रबर बैंड को मतलब उसमें
अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो हेमरॉयड होता है उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए। जैसे ये क्या है कि एक्सटर्नली हेमरॉयड है एनल कंडीशन में, इसमें हम क्या करेंगे, टाइटली रबर बैंड को अप्लाई कर देंगे। तो इसके साथ क्या होगा कि जो इसकी बॉडी से ब्लड सप्लाई हो रही है वो कट ऑफ हो जाएगी, तो अपने आप ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज डायलिटेशन ऑफ द एनल कैनाल एंड लोअर रेक्टम अंडर जनरल एनेस्थीसिया इज अनदर ट्रीटमेंट। इसमें क्या करेंगे कि एनल कैनाल को या लोअर रेक्टम को हम डायलिटेशन करेंगे अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। दिस प्रोसीजर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इनकंटिनेंस। अगर पेशेंट को बार बार यूरिन आउटपुट हो रही है, इनकंटिनेंस हो रहा है, मीन्स उसके स्पिंचर काफ़ी वीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मीन्स ये नहीं करेंगे, इस प्रोसीजर को हम अवॉइड करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड फॉर एजिंग पीपल। जो एजिंग पर्सन होते हैं, पेशेंट होते हैं, उसमें हम ये अवॉइड करेंगे। नॉट रिकमेंडेड मीन्स नहीं करेंगे, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे विद वीक उसके, क्योंकि उन कंडीशन में क्या होता है कि वो उनके जो स्पिंचर होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। नेक्स्ट इज इंसिजन एंड रिमूव ऑफ क्लॉट फ्रॉम एक्यूटली थ्रोम्बोज्ड हेमरॉयड। इसमें हम कट कर देंगे जो हेमरॉयड की कंडीशन है, थ्रोम्बोज बने हैं, जहाँ पर क्लॉटिंग हुई है, मीन्स ब्लड इकट्ठा हुआ है, उसमें हम इंसिजन दे के उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्जरी इज हेमरोडेक्टमी। हेमरोडेक्टमी क्या करते हैं, जो हेमरॉयड होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं विद द इंसिजन। इसमें क्या करते हैं, इन कट देते हैं ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल हेमरॉयड। जो इंटरनली मीन्स बॉडी के इनर साइड और एक्सटर्नली बॉडी के बाहर साइड हेमरॉयड बने हुए हैं, उसको हम जो गुच्छे बने हैं मीन्स खून की थैली बनी होती है, उसको हम रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द इंसिजन कट दे के। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन। कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर पेशेंट को हेमरॉयड की प्रॉब्लम हो। हेमरोजिक कंडीशन मीन्स काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है, अनीमिया हो सकता है। अगर ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट को अनीमिया होगा, मीन्स HB का जो लेवल है, ब्लड का लेवल बॉडी से रिड्यूस हो जाएगा। इनकंटिनेंस हो सकती है पेशेंट को, मीन्स बार बार यूरिन की अर्ज होगी क्योंकि उसके स्पिंचर होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। प्रोलैप्स एंड स्ट्रेचुलेशन। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about hemorrhoid, its types, pathophysiology, etiological factor, sign and symptoms, diagnostic evaluation, medical, surgical management and its complications. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.